नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय फार्मा सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी की, एबॉट इंडिया। इस कंपनी की मौजूदा स्थिति आजकल बहुत ही अनोखी कहानी बयां कर रही है। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसे 2 इंजन वाले विमान के बारे में जिसका एक इंजन धीमा पड़ रहा है, फिर भी वो विमान नई ऊंचाइयों को छू रहा है ना अजीब? तो चलिए देखते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे असल में चल क्या रहा है। 28.58%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एबॉट इंडिया का पिछले 8 तिमाहियों का सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग मार्जिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैरानी वाली बात क्या है। हैरानी इस बात की है कि ये रिकॉर्ड मुनाफा ऐसे समय में आ रहा है जब कंपनी की कुल सेल्स यानी बिक्री की रफ्तार एक्चुअल में धीमी पड़ गई है। बिक्री कम लेकिन मुनाफा ज्यादा। ये तो एक क्लासिक विरोधाभास हो गया। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि जब रेवेन्यू ग्रोथ सुस्त हो तब भी कंपनी इतना ऐतिहासिक मुनाफा कमा रही हो? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस एनालिसिस में गहराई से उतरते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। 1. कमाई का विरोधाभास। 2. दो तरफा पोर्टफोलियो। 3. मार्जिन और वित्तीय स्वास्थ्य। 4. जोखिम और चुनौतियां। और 5. आगे का रास्ता। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कमाई का विरोधाभास, जहां ग्रोथ धीमी है लेकिन मार्जिन बढ़ रहा है। अब देखिए, मार्केट के बड़े एनालिस्ट भी इस सिचुएशन को लेकर थोड़े अलग अलग विचार रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और शेर खान दोनों ने इस स्टॉक को बाय यानी खरीदने की रेटिंग दी है, लेकिन उनके टारगेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ आईसीआईसीआई ने ग्रोथ में मंदी और नोवो नॉर्डिस्क के पोर्टफोलियो में गिरावट का हवाला देते हुए अपना टारगेट थोड़ा घटाकर 32,000 रुपए कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ शेर खान को कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट और नए प्रोडक्ट लॉन्च पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो 34,470 रुपए के ऊंचे टारगेट पर कायम है। ये साफ दिखाता है कि बाजार में इस कंपनी के फ्यूचर को लेकर कितने अलग अलग नजरिए हैं। ये जो रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन के बीच का गैप है ना, ये वाकई हैरान करने वाला है। Q3 में कंपनी की साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 6.8% रही। अगर हम एबॉट के पुराने रिकॉर्ड देखें तो ये काफी सुस्त है। लेकिन जरा ग्रॉस मार्जिन पर नजर डालिए, ये सीधे 259 बेसिस पॉइंट्स उछलकर 47.3% पर पहुंच गया। मतलब जब टॉप लाइन ग्रोथ इतनी धीमी है तो प्रॉफिट मार्जिन इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता है? इसका गणित बहुत सीधा है। कंपनी अब वो दवाइयां ज्यादा बेच रही है जिन पर प्रॉफिट ज्यादा होता है और कम प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री कम हो गई है। इसी प्रोडक्ट मिक्स ने मुनाफे को ये जबरदस्त बूस्ट दिया है। और ये हमें लाता है हमारे दूसरे पॉइंट पर, एबॉट का ये दिलचस्प दो तरफा पोर्टफोलियो। असल में ना, पर्दे के पीछे 2 बिल्कुल अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ है नोवो नॉर्डिस्क से लाइसेंस लिए हुए एंटी डायबिटिक ब्रांड्स जैसे मिक्सस्टार्ट और नोवोमिक्स, जिनकी बिक्री में भारी गिरावट आई है। मिक्सस्टार्ट तो करीब 29.3% तक नीचे गिर गया है। लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल अलग है। एबॉट के जो अपने खुद के मालिकाना हक वाले ब्रांड्स हैं ना, वो कमाल कर रहे हैं। थायरोनॉम और उडिलिव जैसे ब्रांड्स ने डबल डिजिट में शानदार ग्रोथ दर्ज की है। और मजे की बात यह है कि खुद के ब्रांड्स पर मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनकी बढ़ती बिक्री ने लाइसेंस वाले ब्रांड्स के नुकसान की भरपाई से कहीं ज्यादा फायदा करा दिया है। अगर हम IQVIA के डेटा पर गौर करें तो एकदम साफ हो जाता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, विटामिन और हार्मोनल थेरेपी कंपनी के लिए एक मजबूत एंकर यानी एक पक्के सहारे का काम कर रही हैं। और हम यहाँ सिर्फ 1-2 ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी थेरेपी कैटेगरीज बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। एंटी डायबिटिक सेगमेंट में जो भी सुस्ती आई है, उसे एबॉट के ये कोर सेगमेंट बहुत ही शानदार तरीके से संभाल रहे हैं। सच कहूं तो यही एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की असली ताकत होती है। एक सेगमेंट कमजोर पड़े तो दूसरा उसे तुरंत बैकअप दे देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, कंपनी का मार्जिन और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ। अगर हम भविष्य के अनुमानों को देखें तो तस्वीर काफी स्टेबल और भरोसेमंद नजर आती है। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सुस्त रहे, लेकिन कंपनी का ऑपरेशनल मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि FY28 तक एबिडिडा और नेट प्रॉफिट में लगातार सुधार होने की पूरी उम्मीद है। आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। कंपनी अपनी लागत को यानी कॉस्ट को इतने बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रही है कि टॉप लाइन का दबाव बॉटम लाइन यानी असली मुनाफे तक किसी भी तरह से पहुंच ही नहीं पा रहा है। 12.8 बिलियन रुपए, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इतना भारी भरकम कैश रिजर्व पड़ा है एबॉट इंडिया के पास। अगर इसे हम पर्सपेक्टिव में रखें तो ये कंपनी के कुल मार्केट कैप का लगभग 2.3% हिस्सा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैश है।
फार्मा सेक्टर में इतना बड़ा नकद भंडार होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी फ्यूचर में किसी बड़ी कंपनी या ब्रांड को खरीदने के लिए कर सकती है या फिर अपने शेयर होल्डर्स को बढ़िया डिविडेंड देने के लिए कर सकती है। सच में यह फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एबॉट की एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन देखिए, हर बिजनेस में रिस्क तो होता ही है। तो चलिए चौथे हिस्से में बात करते हैं जोखिम और आने वाली चुनौतियों की। हमें इन चुनौतियों को थोड़ा सीरियसली समझना होगा। सबसे बड़ा खतरा आ रहा है मार्च 2026 के आसपास, जब सेमाग्लूटाइड नाम की एक अहम दवा का पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? मार्केट में सस्ते जेनेरिक विकल्पों की बाढ़ आ सकती है, जिससे एबॉट के एंटी डायबिटिक सेगमेंट को एक तगड़ा झटका लग सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा रिस्क है, अगर सरकार कंपनी की कुछ प्रमुख दवाओं को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची यानी NLEM में डाल देती है, तो उन पर सख्त प्राइस कैप लग जाएगा। मतलब कंपनी अपनी मर्जी से दाम नहीं बढ़ा पाएगी, जिसका सीधा असर प्रॉफिट पर पड़ेगा। और हाँ, नोवो नॉर्डिस्क के किसी भी और ब्रांड का लाइसेंस रद्द होने का डर तो हमेशा बना ही हुआ है। तो इन सब चुनौतियों के बीच कंपनी की क्या प्लानिंग है, यही जानेंगे हम अपने आखिरी हिस्से में। आगे का रास्ता 75 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी का मास्टर स्ट्रोक है। एबॉट इंडिया ने अगले 5 सालों के अंदर 75 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का एक एग्रेसिव प्लान बनाया है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि कंपनी हर महीने एक से ज्यादा नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। उनका सीधा सा गोल है नए लॉन्चेस की स्पीड बढ़ाना, ताकि रेवेन्यू में लगभग 9% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लगातार बनी रहे। पुराने नुकसान की भरपाई करने के लिए उनका ये पाइपलाइन स्ट्रेटेजी उनका सबसे बड़ा हथियार है। अब सबसे अहम बात क्या है? सिर्फ 75 नए प्रोडक्ट मार्केट में उतारना काफी नहीं होता, उन्हें प्रॉफिटेबल बनाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और यहीं पर शेर खान का ये एनालिसिस एकदम सटीक बैठता है। देखिए, एबॉट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टियर 1 से लेकर टियर 3 शहरों तक इतना मजबूत और सेटल्ड है कि उन्हें इन नए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई भारी भरकम एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स उसी पुराने नेटवर्क के जरिए नई दवाएं डॉक्टरों तक आसानी से पहुंचा देंगे। इसका नतीजा, ये नए लॉन्च बहुत जल्द कंपनी की प्रति शेयर आय यानी EPS बढ़ाना शुरू कर देंगे, और वो भी मौजूदा मार्जिन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही दिलचस्प और विचारणीय मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। एक तरफ 12.8 बिलियन रुपए का विशाल कैश रिजर्व और 75 नए प्रोडक्ट्स का एग्रेसिव रोड मैप है, और दूसरी तरफ पुराने और लेगेसी ब्रांड्स की एक्सक्लूसिविटी खत्म होने का बड़ा रिस्क है। क्या भारी नकद भंडार और नए लॉन्च की रणनीति पुराने सेगमेंट में होने वाले नुकसान की पूरी तरह भरपाई कर पाएगी? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाली तिमाहियों में एबॉट इंडिया का मैनेजमेंट इस रणनीति को जमीन पर कैसे उतारता है। क्या कंपनी इस मुश्किल बैलेंस को साध पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे फार्मा सेक्टर को बेसब्री से रहेगा। खैर, आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।